उत्तराखंड में ठंड का कहर लगातार जारी। घनी चादर में लिपटे पहाड़ कोहरे के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच हुई पूरी। 2 दिन चली जांच में अलग अलग कारणों के चलते निरस्त किए गए 202 नामांकन। नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रचार प्रसार की तैयारियों में जुटी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, जीत के लिए पूरा प्लान तैयार है। सभी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। उत्तराखंड निकाय चुनाव में शुरू हुआ पार्टियों के प्रचार प्रसार का दौर। खटीमा से अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी ने घर घर जाकर की जनता से वोट की अपील। देहरादून के बाद अब बागेश्वर में भी शराब की ओवर रेटिंग पर आबकारी विभाग सतर्क। ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई के आदेश। बागेश्वर में मोबाइल कनेक्टिविटी में समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक के प्रयासों से हुई नई पहल। बीएसएनएल की ओर से किया जा रहा 48 नए टावर लगाने का काम। कपकोट के तीख में हुए कार हादसे में 4 मृतकों के शव बरामद। बुधवार की शाम बदियाकोट से कपकोट की तरफ आते समय कार के पिंडर नदी में गिरने से हुआ था हादसा। उत्तराखंड सरकार की शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रमोट करने की तैयारियां दिखा बड़ा असर। बड़ी संख्या में शीतकालीन यात्रा के लिए पहुंच रहे शीतकालीन यात्री। उत्तराखंड में साल भर चारधाम यात्रा संचालित करने की दिशा में प्रशासन ने और भी कड़े इंतजाम किए। यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए किया जा रहा खास फोकस। और उत्तराखंड में आपदा से निपटने को तैयार विभाग। प्रमुख मार्गों पर चिन्हित किए गए 54 डेंजर जोन। आपदा में निपटने के लिए हर समय तैयार रहने के कर्मियों को दिए गए निर्देश। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मिसना। चलिए उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टिहरी की। टिहरी के मलेथा में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले का आज शुभारंभ किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्मृति मेले का शुभारंभ किया। मेले को लेकर लंबे समय से तैयारियों की जा रही थी। इसी के साथ इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सभी छायाकार बंधु और विभिन्न स्कूलों से आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं, सरकारी हमारे सभी विभागों से आए हुए सभी विभागों के प्रतिनिधिगण जो आज यहां पर इन स्टॉलों के माध्यम से अपनी सहभागिता कर रहे हैं, और स्वयं सहायता समूह की सभी हमारी बहनें। मैं सबसे पहले तो आज आप सबके द्वारा जो इस विशाल संख्या में यहां पर इस मेले में प्रतिभाग किया गया है, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबने मेरा स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं देवभूमि उत्तराखंड के महान सपूत वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी के अद्वितीय बलिदान, साहस और उनके ऐतिहासिक योगदान को भी आज के इस अवसर पर सत सत नमन करता हूं। हम सभी लोग इस मेले में प्रतिभाग करने से पहले उनके स्मारक पर उनको नमन करके यहां पहुंचे हैं। भाइयों बहनों, आज इस मेले के अवसर पर
आप सबके बीच में आकर आप सबको देखकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। ये मेला कोई सामान्य मेला नहीं है, जिसको हमारे विधायक जी के प्रयासों से लगातार प्रसिद्धि मिल रही है। लगातार ये मेला अपना विस्तार रूप ले रहा है, बल्कि ये मेला हमारे वीर माधो सिंह भंडारी जी के अद्वितीय पराक्रम, उनके ऐतिहासिक नेतृत्व और उनकी वीरता को समर्पित एक विशिष्ट त्योहार है, एक उत्सव है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने का भी एक ऐसा प्रयास है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ने के साथ ही जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, नौजवान हैं, उन आने वाली पीढ़ियों को भी एक प्रेरणा देने का कार्य करेगा कि आखिर क्यों हम ऐसे वीर शिरोमणि को उनका स्मरण करते हैं, उनके नाम का मेला लगाते हैं। भाइयों बहनों, सच में वीर माधो सिंह जी ने जो सिद्ध किया कि सच्चा शौर्य, सच्चा पराक्रम केवल शक्ति में नहीं होता है, बल्कि अपने समाज के प्रति सेवा और समर्पण में भी निहित होता है कि हम समाज के लिए अपनी किस प्रकार की कुर्बानी देते हैं कि समाज आने वाले समय में हजारों वर्षों तक उनका स्मरण करे। उन्होंने जहां वीर माधो सिंह भंडारी जी ने एक सेनापति के रूप में विभिन्न युद्धों में भाग लेकर दुश्मन की सेना को परास्त करने का तो काम किया ही किया, वहीं अपने त्याग से, परिश्रम से और दृढ़ इच्छा शक्ति से मलेथा में एक ऐसी नहर बनाई जो आज भी इस क्षेत्र में पानी पहुंचा रही है। हमारे बच्चे जब यहां से इस मेले की थीम पर अपना संगीत कर रहे थे, अपना नृत्य कर रहे थे कि किस प्रकार से खुशहाली आएगी, किस प्रकार से दूध होगा, किस प्रकार से अन्न होगा, ये सारा का सारा उन्होंने जो असंभव था उसको उस समय कठिन परिस्थितियों में भी संभव करके दिखाया। इसलिए आज उनके बारे में कहा जाता है, एक सिंह रेंदो बण, एक सिंह गायका, एक सिंह माधो सिंह और एक सिंह कायका। सुनी है ना आप लोगों ने? सुना है? सबने नहीं सुना है? थोड़ा सा ये लोककृति है, जरा जोर से जोर से बोलिए, सुनी है कि नहीं सुनी है? चलिए, बहुत अच्छा। भाइयों बहनों, वीर माधो सिंह भंडारी जी ने अपने क्षेत्र की खुशहाली के लिए मेहनत से, लगन से, दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपने परिश्रम से, त्याग से जो हमको मार्ग दिखाया था, जो एक रास्ता दिखाया था, आज हमारी सरकार भी उसी मार्ग पर चलकर प्रदेश के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित कर रही है। आज प्रदेश के अंदर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज हर प्रकार से इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। जगह जगह पर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं, अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में देवप्रयाग संगम पर श्रद्धालुओं के लिए 2 पुलों का निर्माण किया गया है, जिससे यात्रा में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। विधायक जी लगातार इस काम के लिए प्रयासरत रहते थे। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आज पूरे प्रदेश के अंदर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहां काम हो रहा है, वहीं जनपद टिहरी में 170 किलोमीटर के क्रॉस बैरियर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि हमारे वाहन चालकों को और वाहन में बैठने वालों को, यात्रा करने वालों को, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दैवदी आपदा से क्षतिग्रस्त मोयाल गांव में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिनों के भीतर 18 मीटर का बैली ब्रिज भी स्थापित किया गया है। पर्यटन और
इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु चंबा मसूरी मोटर मार्ग पर थानधार कौडिया इको टूरिज्म जोन विकसित किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देगा, व्यापार को बढ़ावा देगा। एक और जहां टिहरी झील में साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के साथ ही झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण भी किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार द्वारा पलायन को रोकने के लिए प्रदेश में नौकरियों का सृजन करने के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैं नमन करना चाहता हूं अपनी मातृशक्ति को, अपनी माताओं बहनों को, जो आज बहुत सारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अनेक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजन कर रहे हैं, जहां अपनी आजीविका को बढ़ा रहे हैं, रोजगार को बढ़ा रहे हैं, वहीं अनेक लोगों को आज रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं। आज हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उसकी मांग आज पूरी दुनिया में और देश के अंदर होने लगी है। अच्छे ब्रांड बनाए जा रहे हैं, अच्छे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सिलाई बुनाई के हो, चाहे वो खाने के हो, चाहे हस्तशिल्प के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आज एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। लोगों की आजीविका बढ़ाने के और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में बिना पंजीकरण के चलाए जा रहे मदरसों को लेकर जांच शुरू हो चुकी है। बिना पंजीकरण के मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कोई भी सरकार मदरसों या अन्य संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है तो उसकी कार्यप्रणाली पर भी नजर रखना आवश्यक हो जाता है। इसको गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक प्रक्रिया के तहत कार्य किया जा रहा है। मदरसों की जांच से हमारा कोई गलत मतलब नहीं है। किसी भी संस्थान में जहाँ से सरकारी मदद जिस संस्थान को मिलती है, अगर उस संस्थान के अंदर कोई अनियमितता हो रही है या उस संस्थान की कोई रिक्वायरमेंट है, तो ये सरकार का दायित्व है कि उसकी हम जांच करें और वहाँ के लोगों से पता करें कि आपकी प्रॉब्लम से क्या है और आपकी अंदर क्या चल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मदरसों की जांच हो रही है वो एक नियमित प्रक्रिया के तहत है। उसको इस रूप पे किसी ने नहीं लेना चाहिए कि हम मदरसों की जांच किसी प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये है कि भाई अगर प्रदेश के अंदर किसी भी मदरसे को या किसी अन्य संस्था को सरकार की ओर से मदद मिल रही है तो उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अंदर जो काम बाय नॉर्म्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कहीं पर इस तरह की कोई अनियमितताएं होती हैं तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। अगर कोई अनियमितताएं नहीं है तो बहुत अच्छा। वहीं उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होना है, तो वहीं 25 जनवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। प्रदेश में 100 निकायों के लिए हो रहे चुनाव के लिए अब 5,399 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 3 अध्यक्ष 44 सभासद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिनको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि पार्टियों के टिकट से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को पार्टी का चिन्ह दिया जाएगा। इसी के साथ निर्दलीय या गैर मान्य पंजीकृत दलों के प्रत्याशियों को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तय चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा रहे हैं। आयोग ने इन प्रत्याशियों के लिए 47 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए हैं। ये प्रक्रिया आज पूरी की जा रही है। मैंने बोला नहीं, हालांकि लड़ने वाले हमारे उम्मीदवार हो गए। और सभासद और सदस्यगण की बात करूं तो 4,885 हमारी संख्या है। ब्रेकअप की बात की जाए तो हमारे नगर प्रमुख के लिए 72 कैंडिडेट्स रह गए हैं। हम नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए 211 रह गए हैं और अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 231 हमारे कैंडिडेट्स रह गए हैं। और सभासद सदस्यगण की बात करें तो नगर निगम में हमारे 2009 हमारे सभासदगण अब लड़ेंगे चुनाव को। नगर पालिका परिषद में सदस्यगण 1596 लड़ेंगे और सदस्य नगर पंचायत के लिए 1280 हमारे कैंडिडेट्स अब मैदान में हैं। आज 3 बजे तक सिंबल अलॉटमेंट की कार्रवाई है, इसके बाद फिर बैलेट इत्यादि
जो आगे की कार्रवाई है, और फिर चुनाव प्रचार प्रसार का जो समय सीमा है वो शुरुआत होगी। 23 तारीख को हमारी जो है पोलिंग होनी है, और 25 तारीख को काउंटिंग, एंड उसके बाद जब भी काउंटिंग समाप्त होगी रिजल्ट घोषित होगा। वहीं देहरादून में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान में युवाओं के यातायात का उल्लंघन करने पर पुलिस ने उनके अभिभावकों से बात करने के साथ साथ चालान की कार्रवाई भी की है, जिसको लेकर देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि अक्सर युवाओं को नियमों का उल्लंघन करते देखा जाता है, जिसको देखते हुए 1 महीने में देहरादून पुलिस ने अभियान के दौरान 6,448 युवाओं के परिजनों से बात कर उनकी शिकायत की है। इसके साथ ही यातायात का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी की गई है। आगे भी इस तरह के अभियान देहरादून में चलाए जाएंगे। देखा गया जो हमारे युवा हैं, खासकर 20 से 30 साल के युवा हैं या कुछ नाबालिग भी ऐसे हैं जो वाहन चलाते हैं, और खासकर रैश ड्राइविंग की शिकायत उनकी रहती है। बहुत सारे इस तरह के एक्सीडेंट भी होते हैं जिसमें बिना हेलमेट के रैश ड्राइविंग के कारण पाए गए। साथ ही साथ ड्रंक एंड ड्राइविंग के भी बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं जिसमें पुलिस कार्रवाई करे। इसमें युवा ही ऐसे पाए जाते हैं जो ऐसी गाड़ियों को चला रहे हैं ड्रंक एंड ड्राइव में। तो एक अभियान के तहत पूरे 1 माह का चलाया गया था। इसमें कोशिश की गई थी कि जितने भी इस तरह के युवा उल्लंघन कर रहे हैं उनका चालान तो हो ही जो इन्फोर्समेंट का MV एक्ट में, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स, गार्जियन या उनके जो भी परिचित हैं या घर के जो रिश्तेदार हैं उनसे बात की जाए। तो इस संबंध में हमने पूरा डेटा कलेक्ट किया, और 1 महीने की जो ड्राइव थी उसमें 6,400 के करीब हमारे ऐसे युवा थे जिन्होंने उल्लंघन करते हुए पाए गए। उनके खिलाफ MV एक्ट में कार्रवाई भी हुई। साथ ही साथ उनके घर परिवार में बात करी गई और उनको समझाने के लिए बताया गया, उनकी काउंसलिंग करने के लिए बताया गया। तो मुझे लगता है इससे थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है जब घर वालों को इसकी जानकारी मिलती है कि वो कहीं ड्रंक एंड ड्राइविंग में उनका बेटा या चला रहा है या कहीं रैश ड्राइविंग कर रहा है, उसका चालान हुआ है, तो वो भी अपने बच्चों को समझाते हैं और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसीलिए इस अभियान को आगे भी हम निरंतर जारी रखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में इस साल शीतकालीन यात्रा का संचालन किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर, उखी मठ में यात्रा की व्यवस्थाएं काफी व्यवस्थित देखी गई, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं। इस दौरान तीर्थ यात्रियों ने सीएम की शीतकालीन यात्रा की शुरुआत को लेकर प्रशंसा करते हुए इसे ऐतिहासिक और सराहनीय कदम बताया है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस शीतकालीन यात्रा को हर साल इसी प्रकार आयोजित किया जाए। वहीं केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने बताया कि अब तक ओमकारेश्वर मंदिर में 8,784 तीर्थ यात्रियों ने भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं। यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया है। ये बहुत ही बढ़िया एक पहल है सरकार की तरफ से। जो लोग, कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि शिव जी के बहुत दुर्गम स्थान पर जाके बैठे, तो कई लोग वो यात्रा कर भी नहीं पाते हैं। ये इतनी पावन भूमि है जहाँ सभी पंच केदारों के दर्शन हो जाते हैं, माता के दर्शन हो जाते हैं, और ये बहुत बढ़िया पहल है सरकार की। मंदिर व्यवस्था भी बहुत बढ़िया से रखी गई है। मंदिर के अंदर स्वच्छता भी पूरी मेंटेन है, और जो मंदिर व्यवस्था है, मंदिर मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है सभी चीजों का, और अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि पंच केदारों में कौन सी लिंग कहाँ पे है, किसका क्या महत्व है, और कैसे डोली यहाँ कितने बजे पूजा होती है, क्या बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सभी चीज। काफी पीस है यहाँ पे, काफी शांति है। मतलब अभी मैं ध्यान करके अंदर ध्यान कर रहा था कुछ समय, तो पता ही नहीं चला कैसे 10 मिनट हटे, इतनी शांति का वो है, एनवायरनमेंट है। काफी अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि काफी मन शांत हो चुका है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। सारी सुविधाएं यहाँ बहुत अच्छी है, और इस मंदिर में जितनी स्वच्छता है, शांति है, और यहाँ भीड़ भाड़ थोड़ी कम है बाकी के मंदिरों की तुलना में, तो यहाँ बहुत अच्छा लगा आके। और यहाँ जो पंडित जी हैं वो सब कुछ एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो हम मंदिर आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि मंदिर की क्या उपयोगिता है, मतलब इसमें ये मंदिर की क्या विशेषताएं रही हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा यहाँ जान के। सब चीज हम पूछ भी रहे थे और पंडित जी सब कुछ बता भी रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ के। श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पहल के साथ में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पूर्ण रूप से इस यात्रा की व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है। और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य कार्य अधिकारी और समस्त कर्मचारीगण दृढ़ संकल्पित हैं कि इस शीतकालीन यात्रा में जो भी यात्रीगण आते हैं, भक्तगण आते हैं, उनकी सुगमता से, सरलता से इस दिव्य यात्रा को करवाई जाए, और जिसके लिए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भरसक प्रयास कर रही है। तो आज तक इस दिव्य स्थान पर
कई तीर्थयात्रियों ने दर्शन किया। 8,784 यात्रियों ने इस स्थान पे आकर के दर्शन किए और इस दर्शन का पुण्य लाभ वो ले रहे हैं। जितना महात्म्य श्री केदारनाथ जी की यात्रा का है, उस का ही महात्म्य इस दिव्य स्थान पे आने से, भगवान के दिव्य साकार स्वरूप के दर्शन करने से भक्तों को मिलता है। इस स्थान पे आइएगा, भगवान का दर्शन कीजिएगा, भगवान का अर्चन कीजिएगा, उनकी उपासना कीजिएगा और भगवान श्री केदारनाथ जी का, श्री मद्मेश्वर जी का, श्री ओमकारेश्वर जी का दिव्य आशीर्वाद ग्रहण कीजिएगा। जय श्री केदार। और चलिए अब बात करते हैं नगर निकाय चुनाव की। बता दें, नगर निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। 2 दिन चली जांच में प्रदेश में 202 नामांकन अलग अलग कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। निकाय चुनाव में महापौर पदों पर 103, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए 587 और पार्षद सभासद पदों पर 5,750 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिसके बाद आज प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। हालांकि प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कर दिए जाने पर भी सियासी गलियारों में गर्मी भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस चुनाव से पहले ही बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगाती नजर आ रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरा प्लान तैयार कर दिया है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही विधायकों और मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। देखिए, पूरा चुनाव हम लोग मंत्रियों, विधायकों, पार्टी सबको कार्यकर्ता मानती है। केदारनाथ के चुनाव में सबका सहयोग लिया गया, इस चुनाव में सबका सहयोग लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री की सभाएं हमने प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में करनी है। बड़ी नगर पालिका में मुख्यमंत्री सभाएं होंगी, मेरा प्रत्येक रूप से अनेक स्थानों पर जाना होगा और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, सबको हम अलग अलग स्थानों पर उनके कार्यक्रम श्रृंखला बनाएंगे और कल से हमारा चुनाव का विधिवत शुभारंभ प्रारंभ हो जाएगा। वहीं उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है, जिसके बाद अब पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। बीजेपी के सभी दिग्गज अब चुनावी मैदान में उतरकर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम सभी चुनाव को काफी गंभीरता के साथ लेते हैं। मुख्यमंत्री, प्रदेश पदाधिकारी या अन्य सभी पदाधिकारियों को कार्यकर्ता ही माना जाता है। जैसे केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के दौरान सभी लोगों की चुनाव प्रचार में ड्यूटी लगाई गई थी, उसी तरह से अब नगर निकाय चुनाव में भी सभी वरिष्ठ नेता प्रचार अभियान में जुटेंगे। देखिए, पूरा चुनाव हम लोग मंत्रियों, विधायकों, पार्टी सबको कार्यकर्ता मानती है। केदारनाथ के चुनाव में सबका सहयोग लिया गया, इस चुनाव में सबका सहयोग लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री की सभाएं हमने प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में करनी है। बड़ी नगर पालिका में मुख्यमंत्री सभाएं होंगी, मेरा प्रत्येक रूप से अनेक स्थानों पर जाना होगा और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, सबको हम अलग अलग स्थानों पर उनके कार्यक्रम श्रृंखला बनाएंगे और कल से हमारा चुनाव का विधिवत शुभारंभ प्रारंभ हो जाएगा। वहीं देहरादून के बाद अब बागेश्वर में भी शराब की ओवर रेटिंग पर आबकारी विभाग सतर्क होता नजर आ रहा है, जिसको लेकर जिला आबकारी अधिकारी हरीश चंद्र कुमार ने बताया कि आबकारी विभाग बागेश्वर लगातार बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, कंधार, कांडा जैसे इलाकों में ओवर रेटिंग के खिलाफ अभियान चला रहा है। बागेश्वर के किसी भी हिस्से से शराब में ओवर रेटिंग की शिकायत आने पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में नगर निकाय के चुनावों को देखते हुए संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है। हमारे द्वारा रेगुलर चेकिंग अभियान हो रही है, तो गुमनाम रूप से किसी को भेज करके खरीदारी भी कराई जाती है। पूर्व में मिस भराड़ी दुकान की शिकायत हुई थी तो हमारे द्वारा कार्रवाई की गई, उसका एक बार चालान कर दिया गया हमारे द्वारा ओवर रेट में, और दोबारा से अगर फिर उसकी शिकायत मिलती है फिर हम उसके जांच करेंगे और उस पर पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 3 टीमें हमारे द्वारा बनाई गई है जो कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा गठित कर दी गई है। वो 3 टीमें जो है शिकायत प्राप्त होने पर जहाँ पर भी हो रहा है तो वहाँ दबिश का काम कर रही हैं, या ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई करती है। अगर कोई सूचना मिलती है तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है।
जहां मोबाइल और इंटरनेट आजकल जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, तो वहीं बागेश्वर के कई गांवों में अभी तक सिग्नल ही नहीं पहुंचा है, जिसके चलते गांव वाले अपने लोगों से बात करने के लिए भी लंबा इंतजार करते नजर आए। इस समस्या को देखते हुए इन क्षेत्रों को संचार सुविधा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक के प्रयासों से BSNL ने नई पहल की है। BSNL की ओर से दूरस्थ इलाकों में 48 नए टावर लगाए जाने का काम किया जा रहा है, जिसमें से 21 टावरों का काम पूरा भी हो चुका है। जो ग्रामीण क्षेत्र थे, ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कई वर्षों से संचार सुविधा से जो वंचित थे, तो ऐसे क्षेत्रों में BSNL के द्वारा 48 टावर लगाए जाने प्रपोज थे। तो ये कार्रवाई इसमें चल रही थी, तो उसी के क्रम में जो इनके 21 टावर्स हैं वो अब लगाए जा चुके हैं और उनके द्वारा जो संचार सुविधा है वो उपलब्ध कराई जा चुकी है। अगर उसमें कतिपय गांव ऐसे हो सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं कि टावर लगाने के बाद भी कुछ वहाँ पे तकनीकी समस्याएं हैं, तो उनको भी BSNL के द्वारा दूर किया जा रहा है और कुछ दिनों में जो टावर अभी ऑन एयर हो चुके हैं वो सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। और जो बचे हुए टावर हैं उनके संबंध में भी BSNL को अवगत कराया गया है कि एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत, यानी 1 माह के अंदर बाकी बचे हुए टावरों को भी लगाकर सुनिश्चित कराएं, उनके द्वारा भी जो संचार सुविधाएं हैं वो भी ऑन एयर करवाना सुनिश्चित करें। 2025 के लिए एक सुखद आगाज है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों के अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी का होना बहुत नितांत आवश्यक है, जहां डिजिटल इंडिया के तहत एक बड़ी थीम के साथ पूरे देश के अलग अलग कोनों पर दूरसंचार से लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा था। तो उसी दिशा में हमारे उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के अथक सहयोग के कारण से आज हम दूरस्थ जो अंचल हैं, जो अलग अलग हमारे ऐसे हिमालय से लगे हुए जो गांव हैं, उस क्षेत्रों में। तो चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।